नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 16 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे ब्रिक्स समिट को। ब्रिक्स समिट हाल ही में साउथ अफ्रीका में होने वाला है इसी महीने, और उसी के सराउंडिंग एक कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है ब्रिक्स करेंसी को लेकर के। एक इकोनॉमिस्ट है जिम ओ नील, उन्होंने इस आइडिया को रिडिकुलस आइडिया कंसिडर किया है। तो एग्जैक्टली ये जिम ओ नील है कौन और उन्होंने क्या कहा है, उसी को हम लोग डिकोड करते हैं। ये न्यूज में क्यों है? अब जैसा कि देख सकते हो कि दो न्यूज, फॉर्च्यून और बिजनेस लाइन की ये न्यूज है। अ ब्रिक करेंसी रिप्लेसिंग द डॉलर, दैट इज डी डॉलराइजेशन, इज अ रिडिकुलस आइडिया, सेज अ टॉप इकोनॉमिस्ट हु नेम द ग्रुप unless China and India becomes an allies. Path to the BRIC currency is challenging. So ये क्यों न्यूज है जिसी का नतीजा है कि ये जो ब्रिक्स करेंसी है ये न्यूज में आई हुई है। एग्जैक्टली ये जिम ओ नेल जो है इन्होंने कहा क्या है, पहले हम लोग इनको कंसिडर करते हैं कि ये है कौन। जिम ओ नील ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो एक्रोनिम है, ये एक्रोनिम इन्होंने दिया था 2001 में। उनका एक पेपर था, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था कि ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, अगर ये एक साथ आ जाए तो दे कैन क्रिएट अ रीजनल ब्लॉक विच इज हैविंग एन हाईएस्ट शेयर। सो इसी का नतीजा था कि 2009 में ब्रिक जो है वो अपना पहला समिट उन लोगों ने किया रशिया में, और 2010 में उन्हें साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और फिर ये एक्रोनिम ब्रिक्स बना है। तो ये जो जिम ओ नील है उन्होंने ही ये ब्रिक नाम दिया है। बट उनका अब ये कहना है कि जब से उन्होंने ये नाम दिया है, मतलब 2001, और जब से ये फोरम या समिट स्टार्ट हुआ है 2009 से, तो इस जो ब्रिक है ऑर्गेनाइजेशन, उसने हार्डली दे हैव अचीव्ड एनीथिंग, मतलब उन्होंने कुछ सब्सटेंशियल गेन उसमें से नहीं किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो कॉमन करेंसी का फिनोमेनॉन, दैट इज ब्रिक करेंसी का फिनोमेनॉन जो अब चर्चा में आया हुआ है, ये अनफिजिबल है, क्योंकि ये जो पांचों कंट्रीज है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, और इसी का नतीजा है कि ये ब्रिक्स करेंसी वाला जो कंसेप्ट है ये फिजिबल नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया और चाइना, क्योंकि जो उनका मेजर कंसर्न है कि इंडिया चाइना के बीच में टसल चलते रहता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट के, इसी का नतीजा है कि ये ब्लॉक अपना ज्यादा अस्तित्व बना नहीं पाया है। तो अगर इंडिया और चाइना कुछ एग्रीमेंट कर ले और एक साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट करे, तो ये जो डॉलर का डोमिनेंस है इन द इंटरनेशनल ट्रेड, वो वल्नरेबल हो सकता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये जो ब्रिक्स करेंसी है वो इंपैक्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए चाइना और इंडिया को साथ आना पड़ेगा। ये ओवरऑल जिम ओ नील का एनालिसिस है। अब हम लोग डिकोड करते हैं कि ये एग्जैक्टली ब्रिक करेंसी है क्या। 2023 में, मतलब हाल ही में, ब्रिक्स समिट जो है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है इसी महीने अगस्त में। अब मेजर चांसेस है कि न्यू कॉमन करेंसी, दैट इज ब्रिक करेंसी के ऊपर इस समिट में कुछ ना कुछ चर्चा हो, क्योंकि पिछले वाले समिट में इसके ऊपर चर्चा हुई है, और उसी के आगे चलते हुए ब्रिक्स करेंसी पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने के चांसेस है, और इसी का नतीजा है कि ब्रिक्स करेंसी फिर से चर्चा में आई हुई है। अब ये चारों पांचों जो कंट्रीज है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने ये नया करेंसी, दैट इज न्यू करेंसी के लिए क्यों इतना पीच कर रहे हैं, व्हाई दे आर स्ट्रेसिंग मोर। उसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि फेयर एंड इजियर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी पॉसिबल इफ दे हैव अ सेपरेट करेंसी। अ मेजर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी पॉसिबल। और ये दिखता है हम लोगों को यूरो जोन में, वहां पे यूरो एक सेपरेट करेंसी है यूरो ब्लॉक की और यूरोपियन यूनियन की, और उसी का नतीजा है कि वहां पे ट्रेड आसानी से हो पाता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लाना चाहता है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में और फाइनेंस में
एक्सेसिव रिलायंस है यूएस डॉलर के ऊपर, उसको कम करना मतलब डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अदर करेंसीज है अदर कंट्रीज की, लाइक यूरो जोन की यूरो करेंसी, अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाए तो ब्रिक्स करेंसी, इनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा और यूएस डॉलर का डोमिनेंस जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में कम हो जाएगा। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में आज भी मोर देन 80% ऑफ द ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में किए जाते हैं। और ये नतीजा है 1944 में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, उसी का नतीजा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक कॉमन ऑफिशियल रिजर्व करेंसी डॉलर के रूप में सब लोगों ने मान्य किया था। और इसी का नतीजा है कि आज मोर देन 80%, और फैक्चुअली कहा जाए तो 88% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस हैव बीन डन इन द डॉलर। सो इसी का नतीजा है कि कुछ कंट्रीज जो है वो एक टाइप ऑफ एलिगेशंस लगाते हैं यूएस के ऊपर कि यूएस अपना ये जो डॉलर का डोमिनेंस है उसका मिसयूज करता है और सैंक्शंस इंपोज करता है। इसका एक एग्जांपल हाल ही में रशिया के ऊपर जो हेवी सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और इसी का नतीजा है कि ब्रिक्स करेंसी में रशिया और चाइना ज्यादा पिच कर रहे हैं फॉर देयर ओन सेपरेट करेंसी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया ट्रांजैक्शंस या ट्रेड नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस मोर स्पेसिफिकली। अब डी डॉलराइजेशन अगर हुआ तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, ये जनरल थियोरेटिकल एडवांटेजेस है। उसमें डाइवर्सिफाइड रिस्क, अब डॉलर कम हुआ ज्यादा हुआ उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि करेंसी जो है वो अब अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेड कर सकती है। इसीलिए जो यूएस के डॉलर के ऊपर रिलायंस जो है वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से रिस्क भी कम हो जाएगी। और इसका नतीजा ये होगा कि नेशनल करेंसी जो है लाइक इंडियन रुपीज वो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नेशनल करेंसी स्ट्रेंथन हो जाएगी तो नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट बनते जाएंगे। और उसका नतीजा ये होगा कि यूएस सैंक्शन का वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा और नेशन जो है वो खुद स्टैंड हो सकते हैं। मतलब ये जो मिसयूज वाला पार्ट है यूएस का वो कम हो सकता है। इसी का ये एग्जैक्ट सिनारियो है डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स करेंसी। अब ब्रिक्स करेंसी को अगर हम लोगों ने डिकोड कर दिया है तो थोड़ा सा हम लोग ब्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। BRICS is an acronym that has been given to the world's leading emerging economies, जैसा कि मैंने कहा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के जो लीडर्स है वो एन्युअली अपना एक समिट करते हैं और उसी का नतीजा है कि 15th समिट जो होने वाला है हाल ही में वो होगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में अगस्त में, मतलब अभी इसी महीने अगस्त में ये ब्रिक्स समिट होने वाला है, दैट इज 15th समिट। ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर द 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। अगर उनको न्यूमेरिकली देखा जाए 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो कंट्रीज है 5, उनमें 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है। उनका जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी 24% है और ग्लोबल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड में 16% कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स कंट्रीज का है, दैट इज 5 कंट्रीज का है। इट इज एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट, नो नीड टू से दैट। जिस प्रकार से इंडिया एज एन शाइनिंग मार्केट इन द इंटरनेशनल फोरम, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये जो कंट्रीज है ये चारों पांचों कंट्रीज इमर्जिंग इकोनॉमीज है और यही एक इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट के रूप में भी उभर के आ रही है। फर्स्ट समिट जो हुआ था वो 2009 में रशिया में हुआ था। उसके बाद में ब्रिक ने, दैट इज 2001 में जो एक्रोनिम दिया था जिम ओनिल ने, वो ब्रिक था। उन्होंने दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका का इंक्लूजन किया और साउथ अफ्रीका विल बी एडेड एज द 5th मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। और उसी का नतीजा है कि अब ये BRICS, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और लास्ट में 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। और साउथ अफ्रीका का पहला समिट था 3rd ब्रिक्स समिट इन सानिया, दैट इज चाइना 2011 में। तो ये ओवरऑल ब्रिक्स है। अब जो 15th समिट है दैट इज इन साउथ अफ्रीका, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है।
उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है व्लादिमीर पुतिन को लेकर। अब हम सबको मालूम है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और उसको इन्वेड भी किया है बहुत हद तक। अब इसी का नतीजा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड दैट इज आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है मार्च 2023 में अगेंस्ट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द वॉर क्राइम्स दैट ही हैज डन ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब साउथ अफ्रीका जो होस्टिंग कंट्री है 15th समिट की, ब्रिक्स समिट की, वो आईसीसी का सिग्नेटरी है और उसी का नतीजा है कि उसके ऊपर ये जो अरेस्ट वारंट है उसकी ये जो अरेस्ट वारंट की जो कमांड है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है और साउथ अफ्रीका को वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका में व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो उनको अरेस्ट करना ये एज पर द आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के सिग्नेटरी के रूप में साउथ अफ्रीका के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। बट इसमें मिड वे निकाला गया है कि मिड जुलाई ऑफ 2023 व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद बता दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू अटेंड द समिट, वो समिट में नहीं आने वाले हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर सेंडिंग देयर फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी। दूसरी एक मेजर कंट्रोवर्सी है कि ब्रिक्स का एक्सपांशन होना चाहिए नहीं। चाइना खास करके पीच कर रहा है टू इंक्लूड कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया इनटू द ब्लॉक, और बहुत सारी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दे आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट है सऊदी अरेबिया और उसको सपोर्ट है चाइना का। लेकिन ब्राजील और इंडिया ने एक कॉशियस रिमार्क लेते हुए कहा है कि फिलहाल ब्रिक्स के एक्सपांशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो समिट है 15th समिट, ये सेकंड कंट्रोवर्सी जो एक्सपांशन के लिए, इसके लिए भी फेमस रहेगा। जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी है व्लादिमीर पुतिन और सेकंड कंट्रोवर्सी फॉरेन एक्सपांशन। तो ये है ओवरऑल 15th समिट ऑफ ब्रिक्स। हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल ब्रिक्स करेंसी क्या है, डी डॉलराइजेशन क्या होता है, और लास्ट में हम लोगों ने 15th समिट के सराउंडिंग जो कंट्रोवर्सीज है वो भी देखा। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा। नो नीड टू से दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन जीएस पॉइंट ऑफ व्यू एज एन इंटरनेशनल रिलेशन, सो यू कैन लिंक इट टू एन इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये समिट अब हाल ही में होगा तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए। आई विल वर्क अपॉन इट एंड इम्प्रूव upon the video quality as well. We will meet again into the next session of Simply Explained. Till then, all of you take care and thank you for attending.